अभी मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और यूएसए का टेंशन चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच एक और डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मेजर सिटीज काबुल, कंधार और ननगार पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और यहां तक कि एक रिहैब सेंटर को भी हिट किया जाता है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक क्यों किया और तालिबान, जिसे कभी पाकिस्तान सपोर्ट करता था, आज उसी के अगेंस्ट क्यों खड़ा है। इस पूरी स्टोरी को समझेंगे बिल्कुल शुरुआत से। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर अटैक करने का मेन कारण टीटीपी है, मतलब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान टीटीपी को पनाह देता है, जबकि तालिबान को बनने में पाकिस्तान ने बहुत हेल्प किया था और आज तालिबान उसके दुश्मन को ही अपने कंट्री में पनाह देता है। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1979 में अफगानिस्तान में ऑलरेडी कम्युनिस्ट की सरकार थी, जिनके लीडर नूर मोहम्मद तराकी, जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे, जिन्हें उनके फेलो कम्युनिस्ट लीडर हाफिजुल्लाह अमीन ने मरवा दिया था और खुद अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाता है। वैसे हाफिजुल्लाह अमीन का रूल अफगानिस्तान में काफी ब्रूटल था। उस समय अफगानिस्तान एक डीपली इस्लामिक सोसाइटी थी और हाफिजुल्लाह अमीन, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर था और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, हाफिजुल्लाह अमीन ने अपने अपोनेंट लीडर तक को टॉर्चर करके मरवा दिया था और इसके साथ साथ रिलीजन के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता था। यहाँ तक कि इस्लामिक लीडर्स तक को सप्रेस किया, जिससे लोगों को लगा कि हमारे दीन के खिलाफ है और लोगों का भरोसा कंप्लीटली टूट गया। हाफिजुल्लाह अमीन एक कम्युनिस्ट लीडर था, लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन को उस पर थोड़ा भी बिलीव नहीं था, क्योंकि सोवियत यूनियन को लगता था कि हाफिजुल्लाह अमीन काफी अनप्रेडिक्टेबल है और मे बी ये यूएसए के कांटेक्ट में हो। फिर दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन कर दिया और हाफिजुल्लाह अमीन को मरवाकर वहां का प्रेसिडेंट बाबरा कारमाल को बना दिया, ताकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को बिल्कुल अपने इन्फ्लुएंस में ले सके और यूएसए के खिलाफ कोल्ड वॉर में और स्ट्रांग हो जाए। वहीं यूएस नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन और पावरफुल हो जाए और यूएस ने यहाँ एक बड़ा गेम खेला। उसने डायरेक्ट वॉर ना करके प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट की और वहाँ के अपोजिशन आइडियोलॉजी मुजाहिदीन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि मुजाहिदीन कौन थे। मुजाहिदीन इस्लामिक फाइटर थे। ये अफगानिस्तान के लोकल लोग थे जो सोवियत आर्मी के खिलाफ अकेले लड़ रहे थे। इनका बस एक ही गोल था कि अपने कंट्री को फॉरेन कंट्रोल से फ्री करना और एक इस्लामिक सिस्टम एस्टेब्लिश करना, जिसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे देश सेम आइडियोलॉजी की वजह से सपोर्ट करते थे। और अमेरिका ने इसी बात का फायदा उठाकर मुजाहिदीन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और एक सीक्रेट ऑपरेशन भी लॉन्च किया, जिसका नाम ऑपरेशन साइक्लोन रखा। वैसे देखा जाए तो जब कोई बड़ा देश अपनी लड़ाई किसी और की जमीन पर लड़ता है तो असली बर्बादी उस कंट्री की होती है जहां वॉर हो रही होती है। लेकिन अमेरिका को न कल इस बात से फर्क पड़ता था और न आज इस बात से फर्क पड़ता है। अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन के थ्रू 3 से 5 बिलियन डॉलर्स दिए और यहाँ तक कि मुजाहिदीन को मॉडर्न वेपन्स के साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी प्रोवाइड करवाया और ये सब अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू मुजाहिदीन तक पहुंचाया। बेसिकली अमेरिका ने पाकिस्तान को यहाँ बलि का बकरा बनाया। इन सब से यही पता चलता है कि रिलीजन एक इंसान को इंस्पायर भी कर सकता है और गलत हाथों में चला जाए तो यही रिलीजन लोगों को मैनिपुलेट करने का टूल भी बन सकता है और अमेरिका ने एग्जैक्टली यहाँ यही किया। पाकिस्तान यहाँ एक फ्रंट लाइन स्टेट बन गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने ISI के थ्रू मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी, वेपन सप्लाई किए और अमेरिका द्वारा दी गई फंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया, जिसकी वजह से मुजाहिदीन काफी स्ट्रांग हो गए और ये वॉर लगभग 10 सालों तक चली। फिर 1989 में सोवियत यूनियन को काफी लॉस हुआ और यहाँ तक कि इकोनॉमिक प्रेशर भी आ गया, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा।
फिर 1991 में सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हो जाती है और ये वॉर उसका मेन रीजन था और इस तरह अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होता है। 1989 में जब वॉर खत्म हुई तो मुजाहिदीन ऑलरेडी पावरफुल बन चुके थे, लेकिन कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं था क्योंकि मुजाहिदीन ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप से मिलकर बने हुए थे और फिर ये आपस में ही लीडर बनने के लिए झगड़ पड़ते हैं और इस तरह अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट होती है। और इसी इन्वायरमेंट से 1990 में जन्म होता है तालिबान का। पश्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। शुरुआत में इसके लीडर मुल्ला ओमार थे जो कि 50 स्टूडेंट के साथ मिलकर इस ग्रुप को बनाया था, लेकिन टाइम के साथ साथ पाकिस्तान से आए कुछ रिफ्यूजी भी इसमें शामिल हो गए और ये लोग काफी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे अगर कंपैरिजन करें मुजाहिदीन से। तो इनका बस एक ही गोल था कि अफगानिस्तान में फुल्ली इस्लामिक सिस्टम एस्टेब्लिश करना और पाकिस्तान ने इसमें तालिबान को फुल्ली सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने मिलिट्री हेल्प, ट्रेनिंग और पॉलिटिकल बैकिंग इन सब से सपोर्ट किया क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहता था ताकि इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो सके। तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों को प्रॉमिस किया कि वो लॉ एंड ऑर्डर को वापस लाएंगे, करप्शन खत्म करेंगे और शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सब प्रॉमिस सुनने के बाद वहाँ के लोग इनिशियली तालिबान को सपोर्ट करने लगे। बेसिकली सपोर्ट करने का एक और मेन कारण था कि वहाँ के लोग केओस से काफी थक चुके थे। और फिर 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के मेजर पार्ट पे कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे भी कब्जा कर लिया और उन्होंने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को एस्टैब्लिश किया। लेकिन कुछ ही दिनों में तालिबान की कंजर्वेटिव सोच लोगों के सामने धीरे धीरे आती है जब तालिबान ने बहुत सारी चीजों को अफगानिस्तान में बैन कर दिया, जिसमें वुमेन के लिए स्कूल कॉलेज के साथ साथ जॉब करने पे भी बैन कर दिया। इवन पब्लिक ने बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया। वहीं आदमियों के लिए वेस्टर्न कल्चर बैन करके दाढ़ी रखना कंपलसरी कर दिया। इसके साथ साथ सोसाइटी में म्यूजिक, मूवी और फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सब को बैन किया और बैन करने की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। तालिबान ने अफगानिस्तान में यूएन ऑफिसेज, एनजीओज, इंटरनेट, फोटोग्राफी, फुटबॉल और यहाँ तक कि फॉरेनर्स तक को बैन किया। इस वजह से वर्ल्ड के अलग अलग देशों ने तालिबान को काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन इसके बावजूद भी 3 ऐसे देश थे जो तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानती थी और ये 3 देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इसी बीच एक टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा यूएस में 9/11 हमले को कंडक्ट करवाता है और ये अटैक दुनिया को पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। अलकायदा का लीडर था सऊदी का टेररिस्ट जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तालिबान इसे शेल्टर करने में हेल्प करती थी और ओसामा बिन लादेन को अपने देश में पनाह देता था और इसी वजह से तालिबान ग्लोबल अटेंशन में आया और अब अमेरिका भी इसका रिवेंज लेता है। अमेरिका ने अपने फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजकर अटैक करवाता है और तालिबान की सरकार गिर जाती है और पाकिस्तान इसमें यूएसए का ऑफिशियल एलाय बन जाता है। लेकिन रियलिटी में तालिबान लीडर्स और फाइटर्स पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में ट्राइबल के बीच शिफ्ट हो गए और ये हाइड होने लगे और यहाँ से पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी बढ़ने लगती है और इसके साथ साथ लोकल मिलिटेंट्स वर्सेस पाकिस्तान आर्मी का टेंशन स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान आर्मी ने ट्राइबल्स एरिया में मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया और इस टाइम आर्मी वर्सेस मिलिटेंट्स की फर्स्ट डायरेक्ट फाइट हुई और इस बीच लोकल ट्राइब्स और मिलिटेंट्स यूनाइट होने लगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ये मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में लड़ते थे, अब पाकिस्तान आर्मी भी उनका टारगेट बनने लगी और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी ने इस्लामाबाद में मिलिटेंट्स पर एक्शन लिया और बहुत लोग मारे गए। इसके बाद मिलिटेंट्स ने ओपनली पाकिस्तान के खिलाफ वॉर अनाउंस कर दिया और इसी एनवायरनमेंट में डिफरेंट मिलिटेंट्स ग्रुप मिलकर 2007 में टीटीपी मतलब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनाया जिसके लीडर बैतुल्ला मसूद थे और अब कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइज्ड वॉर बन गया था। टीटीपी ने पाकिस्तान में बॉम्बिंग स्टार्ट की, आर्मी बेसेस को टारगेट किया और यहाँ तक कि सिविलियन पर भी अटैक किए। जवाब में पाकिस्तान ने भी लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किए। टीटीपी ने 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ को टारगेट किया जिसमें 130 से ज्यादा बच्चों की मौत होती है। सोचो इनकी आइडियोलॉजी कितनी एक्सट्रीम थी कि उन्होंने मासूम बच्चे तक को अपना टारगेट बनाया और यहाँ तक कि टीटीपी ने बोला कि पाकिस्तान आर्मी उनके खिलाफ ऑपरेशन कंडक्ट कर रही थी इसलिए उन्होंने उनके बच्चे को टारगेट किया।
टीटीपी का मेन गोल था कि पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ लागू करना, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री थी, लेकिन वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वेस्टर्न स्टाइल लॉज भी है, जो कि टीटीपी के लिए यह सिस्टम इस्लामिक इनफ नहीं था। और पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान टीटीपी को अपने कंट्री में पनाह देता है। वैसे अफगानिस्तान हमेशा इस बात से डिनाई करता है। वैसे देखा जाए तो टीटीपी और तालिबान दोनों की आइडियोलॉजी सेम ही है। सोचने वाली बात है कि जिस पाकिस्तान ने तालिबान को बनने में सपोर्ट किया, आज वही तालिबान उसके दुश्मन को पनाह देता है। बेसिकली पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान को सपोर्ट करने पर वो आगे तालिबान से कोई भी बात मनवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तालिबान इंडिपेंडेंट हो गया था, अपनी पॉलिसी फॉलो करने लगा था और टीटीपी के मुद्दे को सॉल्व नहीं करता था। इस पूरी स्टोरी से एक ही चीज क्लियर होती है कि जब धर्म को हथियार बना दिया जाता है और फैसले सिर्फ आज जीतने के लिए लिए जाते हैं, कल को बचाने के लिए नहीं, तो असली अंजाम सिर्फ बर्बादी ही होती है। और इसके साथ साथ एक ऐसी जंग शुरू होती है जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है, और इसका जीता जागता सबूत अफगानिस्तान है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक और रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का, वो है डुरंड रेखा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ऑफिशियली दो भागों में बांटती है। 1893 में ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव सर डुरंड और अफगानिस्तान के रूलर अब्दुल रहमान खान के बीच एग्रीमेंट से इस रेखा को खींचा गया और दोनों देश के बीच का ऑफिशियल बॉर्डर बनाया गया। लेकिन जब तालिबान आए तो इस रेखा को मानने से वो इनकार करते हैं। इसका मेन रीजन है कि ये लैंड पश्तून ट्राइब को डिवाइड करती है और वहाँ की फैमिलीज और ट्राइब दो कंट्री में बट गए। और क्योंकि तालिबान पश्तून आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं, तो इसीलिए तालिबान इसे ऑफिशियल बॉर्डर नहीं मानता है, जिसकी वजह से आए दिन ये दोनों कंट्री एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं। और अब बात आती है इंडिया की। इंडिया ने अफगानिस्तान में काफी इन्वेस्ट किया है। जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी तब 2001 से लेकर 2021 तक, जब तक तालिबानी नहीं आए थे, इस बीच अफगानिस्तान में जब हामिद करजाई और इसके बाद अशरफ गनी ये दोनों प्रेसिडेंट रहे थे, तब इंडिया ने वहां जाहरन टेलरॉफ हाईवे बनाई, जो कि ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को जोड़ती है। इसमें इंडिया की स्ट्रेटेजी थी कि पाकिस्तान को बाईपास करके ट्रेड रूट बनाना। इसके साथ साथ इंडिया ने अफगानिस्तान में सलमा डैम बनाया। फिर काबुल में अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग भी इंडिया ने बनाई एज ए सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। और इस बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी मजबूत हुए। इंडिया ने हेल्थ केयर, ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ साथ वहाँ के स्टूडेंट को इंडिया में स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करवाए। इस तरह इंडिया ने अफगानिस्तान में अप्रोक्स $3 बिलियन इन्वेस्ट किए। और ये सब करने के पीछे इंडिया के कई सारे रीजन थे। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का गेटवे है, जो कि इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। इसके साथ साथ इंडिया डायरेक्ट ट्रेड रूट बनाना चाहता था और इंडिया अपनी इमेज बिल्ड कर रहा था एज ए डेवलपमेंट पार्टनर। एक रीजन पाकिस्तान भी थी। अफगानिस्तान पाकिस्तान से फुल्ली कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए इंडिया के साथ इतनी क्लोजनेस बढ़ी। लेकिन 2021 के बाद ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान में अब डेमोक्रेसी नहीं रही, वहाँ तालिबानी आइडियोलॉजी फॉलो होने लगी। इसके साथ साथ टेरर ग्रुप का भी रिस्क बढ़ गया था। वहीं अभी की बात की जाए तो इंडिया अफगानिस्तान के बीच पहले के जैसे रिलेशन स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली खत्म भी नहीं हुई है। इंडिया आज भी अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब फूड, मेडिसिन ये सब प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया जियोपॉलिटिकल रीजन से काफी केयरफुल भी रहता है। इस पे आपके क्या व्यू है, कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।